हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट वांशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आए। दरअसल ये फैन फिक्शन दो दुश्मनों के बीच की है और ऑब्वियसली वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी और विंग होंगे, जो कि इस कहानी में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। कहानी वन शॉट है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सीधे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक कमरे से। दरअसल ये एक मीटिंग हॉल था जहां इस वक्त चाइना की सारी टॉप कंपनीज बैठ के बिजनेस कर रही थी। एक मीटिंग कर रही थी जहां सभी एक एक करके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। सभी काफी अच्छा और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तभी बारी आती है लैन वांगजी की। लैन वांगजी भी बहुत ही अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देता है, जिसे देख के सभी तालियां बजाने लगते हैं। वहीं जो मेन हेड था इस मीटिंग का, वो वांगजी के प्रेजेंटेशन से काफी इम्प्रेस हो जाता है और ऑलमोस्ट ये कॉन्ट्रैक्ट वांगजी को ही मिलने वाली थी। वांगजी की कंपनी को, जिसे देख के यहाँ सामने बैठे जियांग फेंगमियान और जियांग चैंग दोनों को गुस्सा आ रहा था। तभी जियांग फेंगमियान जियांग चैंग से कहते हैं, ये विंग कहाँ है? विंग अभी तक आया क्यों नहीं? हम आज इस डील को खोने वाले हैं। वो जो मेन हेड होते हैं वो अपनी सीट से उठते हैं और वांग जी को कहते हैं, मिस्टर लैन, मैं आपके प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हूँ। आपने सच में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन इससे पहले कि वो वांग जी को ये डील देते, तभी कमरे में किसी की एंट्री होती है, जो आते ही कहता है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर वेन। विंग की आवाज सुनते ही सभी की नजरें विंग पे जाती है, जहां वांग जी भी विंग को गुस्से में घूर के देखता है। तभी मिस्टर वेन कहते हैं, मिस्टर विबुशियान, प्रेजेंटेशन का समय निकल चुका है, आपको मीटिंग पे टाइम पे आनी चाहिए थी। जिस पे विंग कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर वेन, मैं समय पे ही आ रहा था, बट रास्ते में सडन मेरी कार खराब हो गई और ट्रैफिक की वजह से मुझे लेट हो गया। आप जानते हैं कि मैं अपने काम को लेके कितना सीरियस हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक मौका दे अपना प्रेजेंटेशन शो करने का। ऑब्वियसली इस बिजनेस वर्ल्ड में सभी जानते थे कि विभूषियान कितना कैपेबल है। वो बहुत ही टॉप का बिजनेसमैन था और इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड में सभी जियांग्स और लैंस के बिजनेस राइवलरी के बारे में भी जानते थे। तभी मिस्टर वेन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। उसके बाद वीन कॉन्फिडेंटली चल के सामने प्रोजेक्टर के पास आता है और अपना प्रेजेंटेशन देने लगता है, जहाँ वीन बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, जिसे देख के वहाँ सभी इम्प्रेस हो गए थे। वहीं कोई और था जो वहीं गुस्से में मुंह बना के बैठा हुआ था, और वो और कोई नहीं बल्कि लैंस थे, जिसमें लैंस चैन, लैन वांगजी और लैन चिरैन थे। ये तीनों सामने बैठे जियांग्स को घूर रहे थे। वहीं वीन का प्रेजेंटेशन खत्म होता है और मिस्टर वेन बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और सीधे वीन को जाके कहते हैं, मिस्टर विभूषियान, सच में आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रपोजल सबसे बेस्ट था। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहूँगा। ये सुनते ही जियांग्स के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी मिस्टर वेन कहते हैं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कल मेरे ऑफिस में साइन करेंगे। जिस पे विभूषियान कहता है, इट्स ओके मिस्टर वेन, एंड थैंक्स हमें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। आई होप हम फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे तरीके से साथ मिलकर काम करेंगे। जिस पर मिस्टर वेन कहते हैं, जिसके बाद वो सभी
एक एक करके मीटिंग हॉल से बाहर आ जाते हैं। वहीं वांग जी अपनी कार के पास आता है और एकदम गुस्से में था। वांग जी बहुत ही गुस्से में था। सिचेन उसे रोकते रह जाते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो। लेकिन वांग जी अपनी कार में बैठता है और काफी स्पीड में ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। वांग जी अपने ऑफिस आता है, अपने कैबिन में, जहां वो गुस्से में अपना हाथ अपने कैबिन की दीवार पे मारता है और गुस्से में कहता है, फिर से विभूषियान, उसने मेरे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया है। मैं उससे नफरत करता हूँ। आई जस्ट हेट हिम। ये कह के वांग जी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। और इधर जियांग्स, जो कि अपने कंपनी में वापस आ चुके थे, जो सभी बैठ के इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे थे, वही जियांग चैन हंसते हुए कहता है, सच में मुझे तो बस उस वांग जी का फेस याद आ रहा है। सच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट वो शियान को मिला था तो उसका फेस देखने लायक था। वो कितना फनी लग रहा था, है ना? जिसपे वीबू शियान कहता है, हाँ, आई हेट लेंस। मुझे सच में उन लेंस को हारते देख बहुत ही मजा आता है। जिसपे सभी जियांग्स हंसने लगते हैं। दरअसल जियांग्स और लेंस की दुश्मनी आज से नहीं है, ये काफी सालों से चली आ रही है। जिरेन और फेंगमियांग जब यंग एज में थे, तभी से उन दोनों की कंपनीज एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल कंपनीज है। और ये बात बिजनेस वर्ल्ड में सभी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। जहां हमेशा कभी जियांग स्टॉप पे आते हैं तो कभी लेंस, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेंस लेके जाता है तो कभी कोई जियांग्स। और इन जियांग्स और लेंस में सबसे बेस्ट जो है वो वांग जी और वुशियान है। ये दोनों सच में अपनी अपनी फैमिली में सबसे बेस्ट बिजनेसमैन हैं। वहीं बाकी भी काफी अच्छे हैं। और जियांग फैमिली में मैडम यू है, जो कि एक ओमेगा है और वो भी बिजनेस वुमेन है। जियांग चैन, जो कि एक अल्फा है और वो भी बिजनेसमैन है। विभूषियान, जो कि एक ओमेगा है और वो भी एक टॉप का बिजनेसमैन है। और वहीं जियांग फेंगमियान, जो कि खुद एक बिजनेसमैन है। वहीं वीन और वांगजी दोनों की एज 25 साल की है। वहीं जियांग फैमिली में एक और ओमेगा है जिसका नाम है जियांग यांगली, जिसे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो एक बहुत ही फेमस मॉडल है। वो अपनी फैमिली में सबसे अलग है, जिसने बिजनेस को नहीं चुना था। बाकी बिजनेस तो जियांग्स के खून में है। वहीं लेंस भी कुछ कम नहीं है। लेंस भी देश के सबसे बड़े और जाने माने बिजनेसमैन है। वहीं लेंस की फैमिली में लैन जिरेन है, जो कि एक अल्फा है। और उनकी वाइफ लैन यी है, जो कि ओमेगा है और वो भी बिजनेस वुमेन है। और इधर लैन सिचैन और लैन वांगजी दोनों अल्फा है, जो कि दोनों काफी पावरफुल हैं बिजनेस इंडस्ट्री में। दरअसल इन दोनों फैमिलीज के बीच में राइवलरी का कारण क्या है, ये बात अभी तक वुशियान और वांगजी दोनों को पता नहीं है। उन्हें बस बचपन से इतना ही पता है कि जियांग्स ने लेंस के साथ कोई धोखा किया था। वहीं लेंस भी वहीं जियांग्स भी यही कहते हैं कि लेंस ने उनके साथ धोखा किया था। बट ये धोखा क्या है, ये बच्चों को अभी नहीं पता है। बस वो बचपन से ही एक दूसरे से नफरत करते आए हैं। जहां वीन और वांगजी दोनों सेम कॉलेज में ही पढ़ते थे, इवन सेम क्लास में। और उन दोनों की राइवलरी तो बचपन से ही है। वो दोनों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी में एक साथ ही पढ़े हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो या स्कूल में कोई गेम हो या कॉलेज में कुछ भी हो। और अब तो बिजनेस में भी ये दोनों एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, जहाँ एज यूजुअल
दोनों कंपनीज जी तोड़ मेहनत कर रही थी। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं जियांग्स और लेंस का सामना अक्सर बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस पार्टीज में होते रहता था और उन दोनों के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल भी चलते रहा। बट 1 महीने बाद एक अनाउंसमेंट होती है जहां गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट इन कंपनीज को देने वाली थी। वो किसी एक कंपनी को ही देती, पर सभी कंपनीज, बड़े छोटे सभी कंपनीज उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते थे क्योंकि सच में ये प्रोजेक्ट बिलियंस का था। इस प्रोजेक्ट से जिस कंपनी को भी ये प्रोजेक्ट मिलता उनका बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला था, जिस कारण सभी कंपनीज जी जान लगा चुके थे उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए। और जैसे ही ये बात लेंस और जियांग्स को पता चलती है, वो लोग भी इस काम पे लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जियांग्स के ऑफिस का, जहां ऑफिस के मीटिंग रूम में जियांग फैमिली के चारों मेंबर बैठे हुए थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तभी जियांग फेंगमियान कहते हैं, तो जैसा कि तुम सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और हमें किसी भी कीमत पे ये प्रोजेक्ट लेना ही होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को इस पूरी दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल कर सकती है। ये प्रोजेक्ट बिलियंस का है, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। जिसमें सभी कहते हैं हाँ। तभी जियांग चेंग कहता है, वेल, चाइना में हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं। हमारे टक्कर में अभी कोई भी नहीं है सिवाय उन लेंस के, तो हमें कुछ भी करके उन लेंस को मात देना होगा। जिस पे वीन कहता है, हाँ, हमें एक सॉलिड प्रपोजल तैयार करना होगा। जिस पे मैडम यू कहती हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का ही टाइम बचा है। तभी जियांग फेंगमियान कहते हैं, वीन, मैं चाहता हूँ कि इस प्रपोजल को तुम बनाओ और ये प्रोजेक्ट लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। जिस पे वीन कहता है, डैड, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करके ही रहूंगा। जिस पे जियांग फेंगमियान कहते हैं, वेल डन, मुझे मेरे बच्चे से यही उम्मीद थी। जिस पे जियांग चेंग कहता है, पर डैड, क्या वीन ये अकेले कर सकता है? मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। जिस पे वीन कहता है, नहीं जियांग चेंग, मैं इस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर सकता हूँ, तुम डैड के साथ बाकी प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करो। आफ्टर ऑल, अगर सभी इसी प्रोजेक्ट के पीछे लग जाएंगे तो फिर कंपनी की बाकी चीज़ों को कौन संभालेगा? हमें और भी प्रोजेक्ट्स पे काम करने हैं। और वैसे भी जियांग चेंग, तुम्हारे पास ऑलरेडी कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें तुम्हें हैंडल करना है। जिस पे जियांग चेंग कहता है, ओके ठीक है वीन, अच्छे से काम करना, ओके। जिस पे वीन कहता है, अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ लेंस के मीटिंग रूम में, जहां लेंस भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। जहां लैंग जिरैन कहते हैं, हमें चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है उसे हर हाल में अचीव करना ही होगा। लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वेंस का था उसे वो जियांग्स ले गए थे, तो इस बार ये प्रोजेक्ट हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। हम दिन रात एक कर देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। जिस पे सभी कहते हैं तभी जिरेन कहते हैं, वांग जी, मैं इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगे। जिस पे वांग जी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, डैड, इस बार मैं ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे लेके रहूंगा और उन जियांग्स को मुंह के बल खानी पड़ेगी। जिस पे जिरेन कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करो
और सिजन और मैं हम बाकी प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। जहाँ लैनी भी कहती है ओके देन मैं अपना डिपार्टमेंट देखूंगी। और ऐसे ही बातें तय हो जाती हैं। इधर वांग जी अपने कमरे में आता है और सावर लेता है, जहाँ सावर लेके वो फ्रेश होके वापस अपने लैपटॉप को लेके बैठ जाता है काम करने के लिए। जहाँ उसके सामने उस दिन का वो सीन याद आता है, विभूषियान का वो स्माइलिंग फेस, वो फेस जो वांगजी को उस दिन टॉन्ट कर रहा था उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद। जहाँ उस दिन उस प्रोजेक्ट को जब वीन को दे दिया गया था तब वांगजी गुस्से में वहां से बाहर निकल आया था। वही वीन भी वांगजी के पीछे ही आया था। जहाँ वीन वांगजी के कान में कहता है क्या हुआ, क्या लेंस फिर से हार गए जियांग से? ओ लूजर्स, ये कह के वीन वहां से चला गया था। और वांगजी को जैसे ही ये बात याद आती है उसे गुस्सा आने लगता है। वो अपने प्रोजेक्ट पे लग जाता है। इधर वीन भी अपने प्रोजेक्ट पे लग चुका था। वीन ने इस प्रोजेक्ट के पीछे काफी मेहनत की थी। वो यहाँ तक कि टाइम पे खाना भी नहीं खा रहा था, न ही अपने ऊपर ध्यान दे रहा था। तभी मैडम यू वीन के पास आके कहती हैं वीन तुम कैसे हो? जिस पे वीन कहता है मॉम मैं ठीक हूँ। जिस पे मैडम यू कहती हैं मेरा बच्चा मैं जानती हूँ कि काम करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर तुम अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करना, ठीक है? तुम अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम टाइम पे खाना भी नहीं खा रहे हो। वीन अपना ख्याल रखा करो, ठीक है? बिजनेस इम्पोर्टेंट है, पर इतना भी नहीं कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दो। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले खुद पे ध्यान दो। जिस पे वीन कहता है मॉम मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ ना, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं डैड को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ और उन लेंस को नीचा दिखाना चाहता हूँ। जिस पे मैडम यू कहती हैं ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। वैसे वीन तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी हीट भी नजदीक आ रही है, अपने सप्रेसेंट्स लेना मत भूलना। जिस पे वीन कहता है हाँ मॉम मैं ले लूंगा। उसके बाद मैडम यू कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। जिस पे वीन ओके कहता है और मैडम यू वहां से चली जाती है। उसके बाद वीन फिर से उस प्रोजेक्ट पे लग जाता है। अब देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। कल प्रोजेक्ट का दिन था जहां सभी कंपनीज मीटिंग करने वाली थी और गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग आएंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और किसी एक कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जहां सभी रेडी थे अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ। तभी वीन के फोन पे एक मैसेज आता है जो कि उसकी सेक्रेटरी का था, जो कि उसे कल उस जगह की लोकेशन की डिटेल्स भेजती है। वीन उन डिटेल्स को देख लेता है और सो जाता है। वहीं अगली सुबह जियांग हाउस में सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। जहां वीन कहता है डैड आप और चेंग और मॉम ऑफिस से डायरेक्ट वहीं पहुंचना मीटिंग के लिए, और मुझे कुछ काम है प्रोजेक्ट पे अभी भी, तो मैं घर से ही स्टडी रूम से ही पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा और देन आप लोगों के साथ वहां आपको ज्वाइन करूंगा। जिस पे मिस्टर फैंगमियान कहते हैं ओके पर टाइम पे आ जाना। जिस पे वीन कहता है ओके डैड। उसके बाद वीन वहां से अपने घर के ही ऑफिस रूम में चला जाता है और बाकी सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब इधर लेंस के ऑफिस में जहां सभी अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी सिचन आते हैं वांगजी के कमरे में और कहते हैं वांगजी क्या तुम रेडी हो? जिस पे वांगजी कहता है हाँ ब्रदर मैं रेडी हूँ, आप लोग आगे निकलिए, बस मुझे कुछ और काम करना है।
उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करूंगा। जिस पे सिचुएन ओके कहते हैं। उसके बाद वांग जी कुछ काम करता है, देन कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। अब एक जगह का सीन देखते हैं जहां सबसे पहले एक ब्लैक कलर की कार आती है। उस कार में से वी यिंग निकलता है। जहां वी यिंग उस जगह को देखता है और हैरान रह जाता है। वो मन में सोचता है, सीरियसली क्या मेरे साथ कोई मजाक हुआ है? आई मीन इस जगह पे कोई मीटिंग कैसे हो सकती है? ये जगह तो देखने में मीटिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कोई ओल्ड अपार्टमेंट टाइप लग रहा है। परवीन मन में सोचता है, पर मुझे मीटिंग के लिए लोकेशन तो यही दी गई है। विंग सोचता है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? तभी वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, ली तुम कहाँ हो? जिस पे विंग की सेक्रेटरी कहती है, सर मैं बस आ रही हूँ उसी लोकेशन पे। जिस पे विंग कहता है, एक तो तुम मेरे साथ नहीं आई। जिस पे ली कहती है, सर वो मुझे ऑफिस में कुछ काम था। जिस पे विंग कहता है, ठीक है पर तुम श्योर हो कि तुमने मुझे जो एड्रेस भेजा है वो सही है? क्योंकि ये जगह मीटिंग के लिए तो मुझे नहीं लग रही। जिस पे ली कहती है, अरे सर मुझे यही लोकेशन मिली है। आई मीन सभी को इसी लोकेशन पे आने के लिए कहा गया है। और हो सकता है ना कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो उतना हाई फाई प्लेस उन्होंने ना चूज किया हो। आई मीन वो सिंपल जगह पे मीटिंग रखना चाहते हो। अब आप वहां पहुंच ही गए हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। जिस पे विंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं अंदर जाके देखता हूँ। ये कह के विंग अपनी कार से बाहर निकलता है। वहीं विंग जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है कि उसके सामने स्पीड में आके एक और कार रुकती है। जिस कार से लैन वांगजी बाहर निकलता है। वांगजी भी उस जगह को देख के हैरान रह जाता है। वांगजी भी मन में सोचता है, क्या यहाँ पे मीटिंग होने वाली है? पर बिजनेस मीटिंग्स ऐसी सिंपल जगह पे तो नहीं होती। ये किसी भी एंगल से मुझे ऑफिस तो नहीं लग रहा। वांग जी को शक तो होता है, पर वो सामने विंग को देखता है तो उसे लगता है कि शायद सच में मीटिंग कहीं इसी जगह तो नहीं। वहीं विंग भी सामने वांग जी को देखता है। वांग जी अपनी कार से बाहर आता है। वहीं विंग कहता है, ओह मिस्टर लैन, क्या बात है, तो आप हारने के लिए रेडी हैं? जिस पे वांग जी कहता है, चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। जिस पे विंग कहता है, हाँ, ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि कौन बकवास कर रहा है और किसकी बोलती बंद होगी। विंग ये कह के आगे जाने लगता है। वहीं वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो लोग उस बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, जहाँ वो बिल्डिंग देखने में बहुत ही सिंपल और एरिया भी थोड़ा सुनसान टाइप का ही था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कोई मीटिंग कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आ चुके थे तो ऑब्वियसली उसे चेक करके ही जाते। जहाँ विंग और वांग जी दोनों लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट से 4th फ्लोर पे आते हैं, जहाँ 4th फ्लोर पे एक कमरा था। विंग और वांग जी उस कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में जाते हैं, वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, वहाँ कोई ऑफिस नहीं था, बल्कि वो तो एक अपार्टमेंट टाइप था। उन दोनों को समझ नहीं आता है ये कैसा मजाक है। विंग ये कह के पीछे वांग जी की ओर देखता है, जहाँ वांग जी भी खुद हैरान था, क्योंकि उसे भी मीटिंग के लिए यही जगह दी गई थी। वो दोनों आगे बढ़ के देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें 2 कमरे थे और एक किचन था। वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं ये कौन कर सकता है। तभी वो लोग वापस हॉल में आते हैं और जैसे ही वो हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि कमरा बंद हो चुका है। विंग गुस्से में कमरे के पास जाता है और उसे खोलने लगता है, पर कमरा
बाहर से बंद हो चुका था। वांगजी भी आता है और उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमरा खुलता ही नहीं है। ये देख के विंग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या मजाक है? ये ये कैसा मजाक है? हमें मीटिंग के लिए यही जगह दी गई थी। जिस पे वांगजी कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पे विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, लैन वांगजी, कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं? जिस पे वांगजी कहता है, सीरियसली? अगर मैं चाल चलूंगा तो मैं खुद यहाँ क्यों आऊंगा? जिस पे विंग कहता है, हाँ, सच में वांगजी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। तुम्हें लगा होगा ना कि मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लूंगा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ लॉक कर दिया, है ना? मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी ही चाल है। जिस पे वांगजी कहता है, सीरियसली? ओह, फिर ये तो मैं भी कह सकता हूँ। जरूर ये चाल तुमने ही चली होगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और ये प्रोजेक्ट मैं ही ले जाऊंगा, इसलिए तुमने भी यहाँ मुझे जानबूझ के फंसाया है। जिसपे विंग कहता है, अच्छा, तो मैं खुद यहाँ क्या कर रहा हूँ? जिसपे वांगजी कहता है, ये तुम्हारी चाल है ताकि कोई तुम पे शक न कर सके कि तुमने मुझे यहाँ फंसाया है। तुम यहाँ जानबूझ के फंस गए हो ताकि वहां पे मीटिंग में तुम्हारी फैमिली प्रेजेंटेशन दे दे, है ना? यही बात है ना? जिसपे विंग कहती है, बकवास बंद करो। मैं कैसे फंस गया यहाँ पे? तभी विंग जल्दी से अपना फोन निकालता है अपनी सेक्रेटरी को कॉल करने के लिए, तो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। ये देख के विंग हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है? पर अभी तो बाहर मैंने देखा था, मैंने अपनी सेक्रेटरी को कॉल भी किया था। ये नेटवर्क कैसे गायब हो गया? ये सोच के विंग उस फ्लैट में इधर उधर घूमने लगता है कि शायद उसे कहीं नेटवर्क मिल जाए। वहीं वांगजी भी गुस्से में अपना फोन निकालता है ताकि वो अपने सेक्रेटरी को कॉल कर सके, पर वांगजी भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। वांगजी भी इधर उधर घूमता है कि कहीं उसे नेटवर्क आ जाए, और तभी वो दोनों पीछे चलते चलते, वांगजी पीछे चल रहा था और नेटवर्क खोज रहा था, वहीं विंग भी पीछे ऐसे ही चलते चलते नेटवर्क ढूंढ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से पीछे से ही टकरा जाते हैं। वहीं विंग चौंकते हुए पीछे देखता है तो वांगजी को देख के कहता है, यू? तभी वांगजी कहता है, चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। तभी विंग कहता है, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। जिस पे वांगजी कहता है, आई थिंक इस जगह पे नेटवर्क नहीं है। जिस पे विंग कहता है, इम्पॉसिबल, अभी तो हम नीचे थे, तब तो नेटवर्क थी। जिस पे वांगजी कहता है, शायद यहाँ पे नेटवर्क जैमर्स लगे हैं। जिस पे विंग कहता है, अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है? जरूर, मैं तो जानता हूँ ये तुम्हारा ही काम है, तुमने जानबूझ के मुझे यहाँ फंसाया है। जिस पे वांगजी कहता है, ओ सीरियसली? ये कॉमन सेंस की बात है कि नीचे नेटवर्क था और ऊपर नहीं है, इसका मतलब यहाँ आसपास में नेटवर्क जैमर्स लगे हैं। जिस पे विंग कहता है, लैन वांगजी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुमने मुझे जानबूझ के फंसाया है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो और मेरा मुकाबला करो। जिस पे वांगजी कहता है, मैंने ये नहीं किया है, मुझे तो लगता है कि तुमने किया है, तुमने जानबूझ के मुझे यहाँ रोक के रखा है। वही वो दोनों थक के वहीं जाके एक जगह पे बैठ जाते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब कौन कर रहा है। विंग मन में सोचता है, अगर वांगजी यहाँ है तो फिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वांगजी कुछ भी कर सकता है, पर वो पीठ पीछे वार करने वालों में से तो नहीं है। विंग को कुछ समझ नहीं आता है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चुपचाप वहीं पे बैठा हुआ था। इधर मीटिंग हॉल में सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के बिजनेसमैन वहां पहुंच गए थे, जहां सामने के ऑपोजिट टेबल्स पे लेंस बैठे थे और बीच में टेबल थी और टेबल के इस पार जियांग्स बैठे हुए थे।
जहां लैंस आपस में थोड़े टेंस थे। चिरेन सिचैन से कहते हैं, सिचैन, वांगजी कहाँ है? मीटिंग शुरू होने वाली है और वो अभी तक नहीं आया। जिसमें सिचन कहते हैं, अंकल, वांगजी ने कहा था कि वो पीछे से आएगा, उसे कुछ काम है। जिसपे चिरन गुस्से में कहते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वांगजी को कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है। जिसपे सिचन कहते हैं, ओके अंकल। इधर जियांग्स, जहाँ जियांग फैंगियन भी मैडम यू और जियांग चैंग से कहते हैं, ये विंग कहाँ रह गया? मैंने कहा था कि टाइम पे आ जाना, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जियांग चैंग कहता है, डैड, उसने मुझे मैसेज किया था कि वो रास्ते में है। जिसपे जियांग फैंगमियान कहती है, तो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जहां वो दोनों ही काफी टेंस थे। वहीं कुछ देर बाद उस कमरे में एक आदमी आता है और कहता है, सभी बिजनेसमैन्स, मैं आप सभी को यहाँ वेलकम करता हूँ, पर मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रोजेक्ट था, जो किसी एक कंपनी को दिया जाने वाला था, उसके लिए जो टीम हायर की गई थी, सडन उस टीम में कुछ मेंबर्स की तबीयत खराब हो गई थी और सभी मेंबर्स के बिना फैसला नहीं किया जा सकता था। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमें ये मीटिंग पोस्टपोन करनी होगी। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, ये मीटिंग 1 सप्ताह बाद की जाएगी। आई एम रियली सॉरी, पर सडनली उन लोगों में से कुछ की तबीयत खराब हो गई है। जी, ये सुन के सभी बिजनेसमैन आपस में बात करने लगते हैं। वहीं जियांग फैंगमियान और चिरेन कोई एक रिलैक्स की सांस लेते हैं, क्योंकि अभी तक वांग जी का कोई अता पता नहीं था और ना ही वी यिंग का। तभी जियांग चैन के फोन पे विंग के सेक्रेटरी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि विंग को कुछ काम आ गया है और वो कुछ काम से कहीं गया है। जहाँ सेक्रेटरी ने कहा था कि विंग सर ने बस ये कहा था कि वो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। जो पढ़ के चैन को अजीब लगता है, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो तो मीटिंग में आ रहा है, फिर ये अचानक से कहाँ चला गया। तभी चेंग कहता है, डैड चलिए चलते हैं, विंग कहीं दूसरे जगह काम से गया है। ये सुन के जियान फैंगमियान गुस्से में कहते हैं, अगर आज मीटिंग हो जाती तो हम क्या करते, आने दो इस विंग को, मैं बताता हूँ। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। इधर से चैन, उनके भी फोन पे वांग जी के सेक्रेटरी का मैसेज आता है, जिसमें कहा था कि वांग जी को कोई अर्जेंट बिजनेस काम आ गया है और वो वहां नहीं आ पाएगा। जहां ये मैसेज पढ़ के सिचन को भी अजीब लगता है, वहीं वो भी वहां से चले जाते हैं। इधर वांग जी और वीन काफी देर बैठे हुए थे। तभी वीन कहता है, अब तक तो वो प्रोजेक्ट किसी को मिल गया होगा। जिसपे वांग जी कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग काफी घंटों से यहाँ बैठे हुए थे और उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब तक उनकी फैमिलीज यहाँ तक पहुंची क्यों नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो मीटिंग्स में नहीं पहुंचे तो उनकी फैमिलीज कुछ ही सेकंड्स में उन्हें ढूंढ सकती है, पर उनकी फैमिलीज उन्हें ढूंढ क्यों नहीं रही है। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। अब ऑलमोस्ट शाम होने को थी। तभी वीन को अपनी तबीयत थोड़ी खराब लगती है। उसे हल्का हल्का चक्कर आने लगते हैं। वीन इसको इग्नोर करता है और वहीं बैठ के अपने फोन में नेटवर्क को इधर उधर ढूंढ रहा था। पर कुछ ही देर बाद वी को अचानक से हॉट फील होने लगता है और उसे तभी याद आता है कि शिट, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी हीट का टाइम आ गया है और मैं सप्रेसेंट लेना भी भूल गया। ओह गॉड, मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वीन काफी टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी हीट आ चुकी थी।
विंग के फेरोमोन्स धीरे धीरे अब वहाँ स्प्रेड होने लगे थे। वहीं वांगजी, जो विंग से कुछ दूरी पे अपोजिट बैठा था, उसे भी अचानक से एक हल्की सी रोज और लोटस की स्मेल आती है। वहीं वांगजी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ऐसी स्मेल। वहीं वांगजी विंग की ओर देखता है, जहाँ विंग जल्दी से उस जगह से उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है। पर विंग को बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा था और ये फील होने के साथ ही वांगजी की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वांगजी भी विंग की सेंट से समझ चुका था कि विंग अब अपनी हीट में जा रहा है। वांगजी काफी टेंस्ड हो चुका था, ऑब्वियसली, क्योंकि वांगजी एक अल्फा है और अभी वो अनमार्क है और विंग भी। तो वांगजी काफी डर जाता है। विंग भी जल्दी से दूसरे कमरे में चला जाता है और खुद को उसमें लॉक कर लेता है। पर विंग की हीट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अब उसकी फेरोमोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो फेरोमोन्स उस कमरे से भी बाहर जा रहे थे जहां वांगजी को अब सफोकेशन फील होने लगी थी। वांगजी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इधर विंग की अब हालत काफी खराब हो गई थी। उसे अपनी बॉडी में पेन फील होने लगा था। विंग से बर्दाश्त ही नहीं होता है। विंग झटके से दरवाजा खोल देता है। वो अब अपने होश में ही नहीं था। तभी वो वांगजी के पास आता है। वांगजी जैसे ही विंग को अपने सामने देखता है, वो डर जाता है क्योंकि वांगजी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जान रहा था। तभी विंग आके कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जिस पे वांगजी कहता है, विंग तुम अपने होश में नहीं हो, अपने होश में आओ, समझे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस पे विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। वांगजी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि विंग के फेरोमोन्स पूरी तरह से वहां भर चुके थे। वहीं वांगजी फाइनली विंग को ग्रैब करता है और उसे किस करने लगता है। वो रफली विंग को किस, सक और बाइट कर रहा था। विंग जोर जोर से मॉर्निंग करने लगा था। वहीं वांगजी का हाथ विंग की बॉडी पे घूमने लगा था, जहां विंग को इतना पेन फील हो रहा था कि वो जल्दी जल्दी वांगजी को अनड्रेस करने लगता है। वांगजी विंग के सडन एक्शन से हैरान था, पर वो भी अब अपने होश में नहीं था क्योंकि वो भी विंग के फेरोमोन्स में खो चुका था। जहां वांगजी भी जल्दी जल्दी विंग को अनड्रेस करने लगता है। उसके बाद वो उसे लेके एक बेड पे ले जाता है, जहां विंग और वांगजी एक दूसरे को किस, बाइट करना स्टार्ट कर चुके थे। वहीं वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इधर रात हो चुकी थी, जहां चियांग मेंशन में चियांग फैंगमियान गुस्से में थे कि विंग का कोई अता पता ही नहीं था। उनकी सेक्रेटरी ने कहा था कि सर कहीं बाहर गए हैं कुछ बिजनेस के काम से, तो उन्हें लगता है कि शायद विंग आज नहीं आ पाएगा। हालांकि वो विंग का इंतजार करते हैं, विंग का कोई कॉल भी नहीं लगता है, तो वो सोचते हैं कि विंग से कल बात करेंगे। इधर सेम हाल लैंड मेंशन में भी था, जहाँ लेंस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये वांगजी सडनली गया कहाँ, पर वो भी रात तक इंतजार करते हैं। और इधर विंग और वांगजी पूरी रात इंटीमेट होते हैं, जहाँ सुबह के 3 बजे वो दोनों थक हार के सो जाते हैं। जहाँ सुबह के 8 बज रहे थे और विंग की आंखें खुलती है। जहाँ विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे फील होता है कि किसी ने उसे टाइटली पकड़ के रखा है। विंग थोड़ा मूव करता है तो देखता है कि वांगजी
उसके सामने सोया हुआ है। ये देखते ही वीन शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उठ के बैठ जाता है। वहीं वीन के एक्शन से वांगजी की भी नींद खुल जाती है और वो भी वीन को अपने सामने इस तरह देख के हैरान रह जाता है। तभी वीन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी मेरे बेड पे। जिस पे वांगजी कहता है, तुम्हारा बेड, थोड़ा अपने आसपास का एनवायरनमेंट तो देखो। जिस पे वीन तभी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है और उसके बाद वीन की नजर खुद पे जाती है जहाँ वीन नेकेड था। ये फील होने के साथ ही वीन जल्दी से कंबल को अपने ऊपर कर लेता है और कहता है, ये हमारे बीच। तभी वांगजी कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही कल मुझे सेड्यूस किया था, तुम तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। जिस पे वीन को याद आता है कि हाँ, कल वो हीट में आ गया था। वीन घबरा जाता है पर खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, कल रात वो सब हीट में हुआ था, जो भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ। जिस पे वांगजी कहता है, हाँ तो याद किसे रखना है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वांगजी भी वहां से उठता है और अपने कपड़े पहन लेता है। वहीं वीन भी अपनी कपड़े को पहन लेता है। इधर जियांग मेंशन में और लैंड मेंशन में सभी काफी परेशान थे क्योंकि अभी तक वांगजी और वीन का कोई अता पता नहीं था। अब वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी जियांग चैंग एक आदमी को कॉल करता है और उसे वीन का नंबर ट्रैक करने के लिए कहता है और इधर सिचन भी सेम करते हैं जहां दोनों को वीन और वांगजी का लोकेशन मिलता है। वो दोनों अपनी अपनी कार्स लेके उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं जहां वीन और वांगजी दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे। दोनों के ही दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थीं। तभी उस जगह के बाहर अचानक से फिर से दो कार्स आके रुकती हैं जहां इसमें एक में से जियांग चैंग उतरता है और दूसरी कार से लैन सिचन आते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी जियांग चैंग कहता है, ओह, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे सिचन कहते हैं, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, दरअसल उसकी लोकेशन यहीं की आ रही है। जिस पे जियांग चैंग कहता है, मेरे भी भाई की लोकेशन यहीं की आ रही है। तभी जियांग चैंग गुस्से में कहता है, ओह, तो तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है, तभी वो कल से घर नहीं आया है। जिस पे सिचन कहते हैं, ओह, अगर ऐसी बात है तो ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है। जिस पे जियांग चैंग कहता है, ओ सच में? तुम्हारे भाई में ऐसा क्या है जो मेरा भाई किडनैप कर लेगा? मेरा भाई उससे ज्यादा टैलेंटेड है। जहाँ सिचन कहते हैं, सच में मेरा भाई तुम्हारे उस भाई से ज्यादा टैलेंटेड है। जहाँ वो दोनों अलग ही अपना झगड़ा शुरू कर देते हैं। तभी वो दोनों फिर से कहते हैं, खैर छोड़ो, पहले ये हमारे ये भाई है कहाँ, चलो इसे ढूंढते हैं। ये कह के वो दोनों सामने की बिल्डिंग को देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां वांगजी और विंग की कार्स थी, जिससे वो इतना तो समझ गए थे कि वो दोनों यहीं पे है। उसके बाद वो भी बिल्डिंग में जाते हैं जहां वो लोग सभी फ्लोर पे लॉक देखते हैं। वो सभी आवाज देने लगते हैं। करते करते जब वो लोग फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तभी वो आवाज देती है जहां उनकी आवाज सुन के वांगजी और वीन जल्दी से दरवाजे के पास आके चिल्लाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो इसी कमरे में है। उसके बाद वो उस कमरे को लॉक को तोड़ते हैं और जल्दी से वांगजी और वीन को वहां से निकाल लेते हैं। वही दरवाजा खुलने के साथ ही जियांग चैंग गुस्से में वांगजी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, ओह, तो मैं सही था, ये सब तुमने जानबूझ के किया था। तुम रात भर मेरे भाई के साथ यहाँ क्या कर रहे थे? कहीं तुमने मेरे भाई के साथ इससे पहले कि वो कुछ और कहता। तभी वागजी कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे दूर रहो। मैं हाँ, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं।
जो मैं ये सब करते फिरूंगा। जिस पे चैंग कहता है, अच्छा सच में, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे वांगजी कहता है, अपने भाई से क्यों नहीं पूछते कि वो यहाँ क्या कर रहा है? और वैसे भी तुम्हारा भाई इतना भी भोला नहीं है। जिस पे चेंग कहता है, तुम? तभी वीन कहता है, चेंग चलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पे चेंग कहता है, पर तभी वीन कहता है, चेंग पहले घर चलते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ लेंस अपने घर और जियांग्स अपने घर आ जाते हैं। जहाँ वीन जब घर आता है तो जियांग, फेमियान, मैडम यू सभी वीन को देख के घबराते हुए पूछते हैं, वीन तुम कहाँ थे? क्या हुआ, क्या बात है? जहाँ वीन सभी को सारी बातें बताता है, वही बातें सुन के सभी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वीन को गलत एड्रेस दे दिया जाए और वांगजी को भी। तभी वीन भी कहता है, इसके लिए मुझे सेक्रेटरी से बात करनी होगी। तभी फेंग मियान किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, वीन की सेक्रेटरी को उठा के यहाँ लाओ। जहाँ कुछ ही देर में वीन और सेम हाल वांगजी का भी सेक्रेटरी दोनों इस समय अपने अपने मालिक के सामने खड़ा था। जहाँ वीन कहता है, ली तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझे गलत एड्रेस दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ ली रोते हुए कहती है, बॉस आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर मुझे धमकी दी गई थी। जहाँ वीन कहता है, क्या धमकी दी गई थी? जिस पे ली कहती है, बॉस मुझे धमकी मिली थी कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे बच्चे को वो मार देंगे। बॉस मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर मुझे फोर्स किया गया था कि मैं आपको गलत एड्रेस बताऊं। जिस पे वीन कहता है, और ये सब किसने करवाया था? जिस पे ली कहती है, ये सब मुझे मिस्टर सू की सेक्रेटरी ने करने को कहा था। ये सुनते ही वीन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, ओह तो ये बात है मिस्टर सू, मैं कैसे भूल गया कि वांगजी और मेरी, अगर हम दोनों ही एक जगह बंद हो जाते तो फिर हम दोनों की एब्सेंस में ये प्रोजेक्ट सू कंपनी को ही जाती, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग्स और लेंस के बाद कोई कंपनी अगर सबसे बड़ी थी तो वो सू कंपनी थी, और इसीलिए जरूर उस सू यांग ने जानबूझ के ये चाल चली थी। वीन को सब समझ में आ जाता है। उधर वांगजी को भी ये सच्चाई पता चल जाती है, जहाँ दोनों को काफी गुस्सा आता है। वहीं वो दोनों अपनी अपनी सेक्रेटरीज को जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन पे भरोसा तो नहीं कर सकते थे। के बाद से वो दोनों कंपनीज काफी सतर्क हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सू कंपनी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा करना बहुत ही आम बात है। लोग अक्सर अपने कॉम्पिटिटर को नीचा गिराने के लिए कोई ना कोई डर्टी ट्रिक्स प्ले करते ही रहते हैं। अब जियांग एंड लैन फैमिली काफ़ी प्राइवेटली अपने कामों को करती थी। वो ज़्यादातर अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्टाफ्स के साथ शेयर नहीं करते थे, और ऐसे ही टाइम निकल जाता है और वापस से उस प्रोजेक्ट के दिन पे आते हैं, जहाँ इस बार सू कंपनी का फेस उतरा हुआ था। वो पहले जितना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। वहीं वीन और वांगजी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ उस मीटिंग में आते हैं, जहाँ वो सभी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जहाँ सभी का प्रेजेंटेशन वाकई शानदार था, जिसे देख के जो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आए रहते हैं वो कहते हैं, आप सभी का मुझे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स काफ़ी अच्छे लगे, पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 कंपनीज को चुनूंगा। हाँ, पहले एक की बात की गई थी, लेकिन अब 2 की होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से और टाइम पे हो। तो इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट लैंड कंपनी और
जियांग कंपनी को देना चाहूँगा। ये सुनते ही वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग, क्योंकि उन दोनों की राइवलरी के बारे में सभी को पता था। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं थी। तभी विंग कहता है नहीं, मैं लैंस के साथ काम नहीं करूँगा। मैं इतना कैपेबल हूँ कि जियांग्स इस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर सकती है। आप प्लीज़ ये प्रोजेक्ट किसी एक को दें। जिस पे वो कहता है नहीं, ये प्रोजेक्ट मैं किसी एक को नहीं दे सकता हूँ, मुझे काम जल्दी चाहिए। जिस पे उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आता है, पर अगर वो कैंसिल कर दे तो ये उनके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोने वाली बात हो जाती। इसीलिए मन मार के दोनों इसको साइन कर देते हैं। उसके बाद मीटिंग ओवर होती है, जहाँ मीटिंग के बाद भी जियांग्स और लैंस उस मीटिंग हॉल में ही रुक जाते हैं। तभी वांगजी कहता है, वैसे तो मैं जियांग्स के साथ काम नहीं करना चाहता, पर फिर भी ये मेरी मजबूरी है। तो विंग कहता है, हाँ तो हमारी भी मजबूरी ही है। जिस पे वांगजी कहता है, खैर ठीक है, तो हमें इस प्रोजेक्ट पे साथ काम करना होगा। तो हमें अप्रॉक्स 2 मंथ के लिए आई थिंक आई मीन जियांग्स को अपनी कंपनी के कुछ वर्कर्स के साथ हमारी कंपनी में आना होगा और वहीं से हम इस पे प्लानिंग करेंगे और एक साथ काम करेंगे। जिस पे विंग कहता है, नहीं, लैंस हमारी कंपनी में आएंगे। जिस पे फिर दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं और ले दे के ये डिसाइड होता है कि विंग अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ लैंड कंपनी में जाएगा और वहाँ पे कोलैबोरेट करेगा। तभी विंग कहता है, पर मैं उन लैंस के ऑफिस में तो काम नहीं करने वाला हूँ। तभी वांगजी कहता है, तो फिर? जिस पे विंग कहता है, मैंने डिसाइड किया है, लैंस की कंपनी के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो खाली है, मैं उसे खरीद लूँगा और मैं अपना ऑफिस वहीं सेटअप करूँगा। जिस पे वांगजी कुछ नहीं कहता है और ये बात तय हो जाती है। इधर जियांग फैंगयान भी कहते हैं कि विंग, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें तुम्हारी वजह से मिला है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही देता हूँ। तुम हमारे 10 बेस्ट मेंबर्स को लेके वहाँ लैंस के ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी ऑफिस को खोलो और वहीं से इस प्रोजेक्ट को करो। जिस पे विंग कहता है, ओके डैड। उसके बाद विंग अगले दिन ही वहाँ का ऑफिस खरीद लेता है और वहाँ पे अपने ज़रूरी का सारा सेटअप कर देता है। उसके नेक्स्ट डे वो लोग वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ वांगजी विंग को इन्फॉर्म कर देता है कि उन्हें मीटिंग के लिए आना होगा। जहाँ विंग जाता है लैंड कंपनी में मीटिंग करने के लिए। वो लोग काफ़ी देर तक मीटिंग करते हैं और अपने अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस थे। वहीं मीटिंग के बाद विंग और वांगजी को कुछ फाइल्स एंड प्रोजेक्ट को साथ में बनाना था, इसीलिए वो लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जहाँ विंग इस वक्त वांगजी की ही केबिन में बैठ के काम कर रहा था, वहीं वांगजी की नज़र तो बार बार घूम फिर के विंग पे ही जा रही थी। दरअसल उस दिन, उस नाइट के बाद से वांगजी को रोज रात को वेट ड्रीम्स आते हैं। पता नहीं क्यों, पर उसे हर रात विंग की बहुत ही याद आती है। वांगजी विंग को बस देखे जा रहा था और उसके दिमाग में काफ़ी सारे डर्टी आइडियाज आ रहे थे। वहीं वांगजी को फील होता है कि वो हार्ड होने लगा है, जिस बात पे वांगजी खुद को कर्स करते हुए कहता है, शिट, मैं सच में काम के वक्त भी ये सब कैसे सोच सकता हूँ। ये लड़का, ये मुझे कितना सिड्यूस करता है। तभी विंग को ये फील होता है कि वांगजी उसे ही घूरे जा रहा है। जिस पे विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, ये तो मुझे अपनी हवसी नजरों से क्यों घूर रहे हो। जिस पे वांगजी कहता है, क्या क्या बकवास है ये। जिस पे विंग कहता है, हाँ, तुम्हारे शकल से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे किस नज़र से देख रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम ऐसा सोचते हो।
जिस पे वांग जी कहता है मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। जिस पे विंग कहता है वो सच में लग तो नहीं रहा है। जिस पे वांग जी कहता है हाँ, अगर तुम वाकई मुझे सिड्यूस करना चाहते हो तो कहो ना, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जिस पे विंग कहता है क्या, मैं और तुम्हें सिड्यूस, हाँ बकवास है ये कह के विंग अपनी जगह से उठता है और वांग जी को फाइल दिखाने के लिए आता है। और जैसे ही विंग वांग जी के क्लोज आता है उस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, तभी उसकी नज़र वांग जी की हार्डनेस पे जाती है और वो कहता है हो, तो मैंने सही कहा था, जरा अपनी हालत तो देखो। हाँ, थर्गी बॉस कहीं का। जिस पे वांग जी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो। जिस पे विंग कहता है क्या, कुछ भी। जिस पे वांग जी कहता है हाँ। जिस पे विंग कहता है बकवास करना बंद करो। तभी वांग जी गुस्से में विंग का हाथ खींच लेता है और विंग सीधे जाके वांग जी के लैब में बैठता है, जहाँ विंग वांग जी की हार्डनेस को फील कर सकता था। विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। तभी विंग खुद को छुड़ाते हुए कहता है ये क्या बदतमीजी है। जिस पे वांग जी कहता है क्या, तुमने मुझे पहले टीज किया था। जिस पे विंग कहता है मैंने सिर्फ सच बोला था। जिस पे वांग जी कहता है नहीं, तुमने मुझे सिड्यूस किया था। जिस पे विंग कहता है हाँ, छोड़ो मुझे। विंग खुद को छुड़ा लेता है, वहीं वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगा था। वांग जी और विंग एक साथ काम करते करते धीरे धीरे कहीं न कहीं एक दूसरे को अब जानने लगे थे। वो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। इधर वांग जी विंग की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। उसे विंग को देख के उसे टच करने की, उसे प्यार करने की क्रेविंग्स होने लगी थी। ऐसे ही उन दोनों को साथ काम करते 1 महीना हो चुका था। विंग को अपनी तबीयत आजकल ठीक नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों, पर उसे वीकनेस फील होता था। वहीं आजकल कुछ दिनों से तो उसे वो मीटिंग्स भी होने लगी थी। एक दिन विंग वांग जी के केबिन में ही बैठ के काम कर रहा था कि तभी सडनली उसे फील होता है जैसे वो अभी वॉमिट कर देगा। विंग अपनी फाइल्स को छोड़ के दौड़ के वॉशरूम जाता है और वहाँ वो मीटिंग करने लगता है। वहीं वांग जी भी कंसर्न हो जाता है और विंग के पीछे जाता है, जहाँ वो विंग के बैग को रब करते हुए कहता है विंग, क्या तुम ठीक हो? ये क्या है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम ऑफिस क्यों आए? जिस पे विंग कहता है मैं ठीक हूँ। वांग जी उसे वापस कैबिन में लाता है और बैठा के उसे पानी देता है। विंग पानी पीता है। वो फिर से उठने की कोशिश करता है कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देख के वांग जी घबरा जाता है। वो जल्दी से विंग को लेके वहीं जो उनके ऑफिस में डॉक्टर होते हैं उनके कैबिन में लेके जाता है। वहाँ के मेडिकल टीम के जो डॉक्टर है वो विंग को चेक करते हैं और उन्हें कुछ डाउट होता है। तभी वांग जी गुस्से में कहता है इसे क्या हुआ है, जल्दी बताओ। जिस पे वो डॉक्टर कहता है दरअसल हम श्योर नहीं है, बट आई थिंक ये प्रेग्नेंट है। मुझे एक बार इनकी ब्लड को भेजना होगा टेस्ट के लिए। जिस पे वांग जी कहता है जल्दी से भेजो और मुझे 1 घंटे के अंदर मेरी रिपोर्ट चाहिए। जिस पे वो डॉक्टर कहता है ओके सर। इधर विंग बेहोश था। वहीं ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनने के साथ ही वांग जी को पता नहीं पर एक अजीब सा इमोशन फील होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जानता था कि विंग वर्जिन था और उसने पहली बार वांग जी के साथ ही इंटीमेट हुआ था, तो ये बेबी वांग जी का ही है। वांग जी को बहुत ही अंदर से हैप्पीनेस फील हो रही थी, वो बहुत ही खुश था। तभी विंग की आंखें खुलती है। अपने सामने वांग जी को देख के विंग उठ के बैठता है
और कहता है, मुझे क्या हो गया था? आई थिंक मैंने खाना नहीं खाया है ठीक से, इसलिए मुझे वीकनेस हो गई है। तभी वांग जी एक्साइटेड होके विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिस पे विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो लंजा? जिस पे वांग जी कहता है, विंग मैं बहुत खुश हूँ। जिस पे विंग हैरान होके कहता है, पर क्यों? और ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग को सीधे हक कर लेता है। ये देख के तो विंग और भी ज्यादा चौंक जाता है। तभी वांग जी विंग को रिपोर्ट्स देता है। विंग उन रिपोर्ट्स को पढ़ के शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, ये लज्जा, हाँ हम क्या करेंगे? जिस पे वांग जी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ विंग। तभी विंग कहता है, पर ये इम्पॉसिबल है। तभी वांग जी कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग मैं इस बेबी की और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जिस पे विंग कहता है, जी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं, तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और रहा बात इस बेबी का, तो ये बेबी सिर्फ मेरा है। जिस पे वांग जी कहता है, विंग ये बेबी मेरा भी है। जिस पे विंग कहता है, नहीं, ये मेरी बेली में है, तो ये मेरा बेबी हुआ। जिस पे वांग जी कहता है, अच्छा, और ये तुम्हारी बेली में आया कैसे था? हाँ, इसमें मैंने भी मेहनत की है। जिस पे विंग कहता है, नहीं, तुमने कोई मेहनत नहीं की है, ये मेरी बेली में है, तो ये मेरा बेबी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिस पे वांग जी कहता है, विंग ये इसमें तुम्हारे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, तो मुझे भी चाहिए बेबी। ये कह के दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, जहाँ कुछ देर बाद दोनों शांत होते हैं। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग प्लीज, ये बेबी हमारा है और हमें इसे साथ में बड़ा करना है। विंग जिस पे विंग कहता है, पर हम तो राइवल्स है ना? जिस पे वांग जी कहता है, तो ये राइवलरी खत्म भी तो हो सकती है ना? हम हमारी फैमिली से बात करेंगे। पर वांग जी मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पे वांग जी कहता है, हमें हमारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। जिस पे विंग कहता है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम उन दोनों को एक साथ बुलाते हैं और फिर एक साथ ही बात करेंगे। जिस पे वांग जी कहता है, पर वो एक साथ कैसे आएंगे? इस पे विंग कहता है, ऑब्वियसली हम उन्हें नहीं बताएंगे कि हम जियांग्स या फिर लेंस को भी बुला रहे हैं, उन्हें बिना बताए बुलाना होगा एक जगह। जिस पे वांग जी कहता है, ठीक है, एक काम करते हैं, परसों मैं एक होटल बुक करता हूँ जो ना तो जियांग्स का होगा ना ही लेंस का, और वहाँ तुम अपने पेरेंट्स को लाना और मैं मेरी। जिस पे विंग कहता है, ओके। जहाँ विंग अपने घर जाता है और वहाँ सभी डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ विंग भी डिनर करता है और तब कहता है, डैड, दरअसल कल मैं आप सभी को कहीं ले जाना चाहता हूँ। जिस पे फेंग मियान कहते हैं, कहा। इस पे विंग कहता है, डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप सभी से। जिस पे सभी कहते हैं, हाँ तो करो ना। जिस पे विंग कहता है, नहीं, यहाँ नहीं, मैं आप सभी को एक एड्रेस दे रहा हूँ, आपको कल वहाँ आना होगा। जिस पे फेंग मियान कहते हैं, विंग क्या बात है? जिस पे विंग कहता है, नहीं, आप कल शाम को वहाँ आ जाइएगा। ये कह के वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वांग जी भी सेम डिनर टेबल पे यही बात कहता है और वो भी अपने कमरे में चला आता है। वांग जी विंग को मैसेज करके पूछता है, क्या विंग की तबीयत ठीक है? क्या उसने मेडिसिन ली है जो डॉक्टर ने दी है? जिस पे विंग कहता है, हाँ वो ठीक है और उसने मेडिसिन ले ली है। तभी वो कहता है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? जिस पे वांग जी कहता है, हाँ। जिस पे विंग कहता है, मैंने भी, आई होप सब ठीक होगा। जिस पे वांग जी कहता है, विंग आई लव यू। जिस पे विंग भी उसे आई लव यू कह देता है। दरअसल ऑफिस में ही जब वांग जी को पता चला था
कि वीन प्रेग्नेंट है, तब वो उसके बाद वीन को लेके हॉस्पिटल गया था उसे चेक करवाने के लिए, जहाँ चेक करवाने के बाद वो दोनों काफ़ी खुश थे। तभी वांग जी वीन को लेके लेंस के होटल में आता है। वहीं वो विंग्स के लिए फूड ऑर्डर करता है और तभी वांग जी विंग के पास आता है और वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पे विंग कहता है, हूँ। जिस पे वांग जी कहता है, विंग, दरअसल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस रात के बाद से मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे नहीं पता चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ वीक। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ बेबी की वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहा हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पे वीन कहता है, लंजा, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इन 1 महीनों में जब मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हें देखा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील होने लगा है। जिसके बाद वो दोनों अपने लव का कन्फेशन करते हैं और वांग जी वीन को जेंटली उसके लिप्स पे पैक करता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही कुछ देर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब सीन प्रेजेंट में, जहाँ वीन वांग जी को गुड नाइट कहता है और वो दोनों सो जाते हैं। हालांकि नींद तो दोनों को आ नहीं रही थी। दोनों कल क्या होगा बस यही सोचे जा रहे थे। अब अगले दिन शाम के समय जियांग्स और लेंस दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं। जहाँ जैसे ही उस होटल में जियांग्स आते हैं तो देखते हैं कि लेंस वहाँ ऑलरेडी है और वीन भी। ये देखने के साथ ही जियांग फैंगमियान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, वीन, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, वो भी लेंस के रहते हुए। जिस पे वीन कहता है, डैड प्लीज काम डाउन, हमें बात करने की ज़रूरत है। जिस पे जियांग कहते हैं, क्या कोई बिजनेस की बात है क्या उस प्रोजेक्ट को लेके, ये तो हम ऑफिस में भी बात कर सकते थे। जिस पे वीन कहता है, नहीं डैड, ये पर्सनल बात है, प्लीज आप हमारी बात सुनिए। जिसके बाद जियांग फैंगमियान गुस्से में वहां बैठ जाते हैं। तभी वीन और वांग जी दोनों सामने आते हैं। सभी उन्हें हैरान नजरों से देख रहे थे। तभी वीन वांग जी का हाथ पकड़ता है। ये देख के तो फैंगमियान और चिरेन दोनों गुस्से में आ जाते हैं। तभी वीन कहता है, प्लीज हमारी बात सुनिए। दरअसल हम लोगों ने आपसे एक बात छुपाई थी। उस रात जिस दिन सु कंपनी के ऑनर ने हमें उस बिल्डिंग में लॉक कर दिया था, उस रात मेरी हीट आ गई थी और हमारे बीच, मेरे और वांग जी के बीच हमने टाइम स्पेंड किया था। ये कह के वी अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी उसके हैंड्स को और टाइटली होल्ड करता है और कहता है, वी, कि इसमें कोई गलती नहीं है, वो टाइम ही ऐसा था, हम दोनों ने अपना कंट्रोल खो दिया था और हमें कल पता कि वी 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्से में खड़े हो जाते हैं। विवीन कहता है, डैड, हम और वांग जी, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम इस बच्चे को लाएंगे दुनिया में और हम एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। इसलिए डैड, हम शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही तो फैंगमियान और चिरेन को मानो हार्ट अटैक ही आ गया हो। फैंगमियान तो वहीं बेहोश हो जाते हैं। वीन घबरा जाता है और जल्दी से उनके पास जाके कहता है, डैड, डैड, ये आपको क्या हो गया। जियांग चैंग जल्दी से पानी का ग्लास लाता है और फैंगमियान के ऊपर पानी छिड़का जाता है। तभी फैंगमियान होश में आता है और कहता है, ये अभी मैंने क्या सुना। तभी मैडम यू कहती है, आपने कुछ भी गलत नहीं सुना है, आपने जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल सही है।
ये सुनते ही फैंग मियान फिर से बेहोश हो जाते हैं। तभी मीन फिर से उन्हें पानी डालता है, जिससे फैंग मियान थोड़ी देर बाद होश में आते हैं। वही मीन कहता है, डैड प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस वक्त जो भी हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं है, पर अब हम हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के साथ हैप्पी रहना चाहते हैं। जिस बात को सुन के फैंग मियान कहते हैं, पर तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ ये लेंस का ही घर मिला था प्यार करने के लिए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि लेंस एक नंबर के धोखेबाज है? ये सुनते ही चिरन खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बहुत सुन लिया मैंने। अगर लेंस धोखेबाज है तो जियांग्स कौन से दूध के धुले हुए हैं? मैं भूल नहीं सकता हूँ कि तुमने फैंग मियान मेरे साथ क्या किया था। जिस पे फैंग मियान कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया था ये भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। सिर्फ पैसों के लिए, बिजनेस के लालच में आके तुमने ऐसा किया था। जिस पे चिरन कहते हैं, और तुमने भी अपने दोस्त के साथ गद्दारी की थी। जिस बात पे वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। वहीं वांग जी और वी दोनों अपने अपने पेरेंट्स को समझाते हैं और शांत करा के बैठाते हुए कहते हैं, डैड देखिए, आप लोगों ने हमें आज तक नहीं बताया कि आखिर आप दोनों के बीच में ये राइवलरी शुरू कहाँ से हुई थी। हम लोग शांति से बात करते हैं और इस बात को ख़त्म करते हैं। वहीं लैनी और मैडम यू जो अब तक चुप बैठी थी, अपने अपने बच्चों के लिए वो दोनों भी बोलती है, आई थिंक हमें एक बार डिस्कस करना चाहिए। जिस पे फेंग मियान कहते हैं, इसमें डिस्कस करना क्या है, चिरन ने मुझे धोखा दिया था। जिस पे चिरन कहते हैं, वाकई तुमने मुझे धोखा दिया था। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, हम दोनों एक साथ, हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम लोगों ने कॉलेज भी साथ किया था, और साथ में ही हम दोनों ने अपनी अपनी कंपनीज को भी संभाला था। एक वक्त पे लैंड कंपनी और चियांग कंपनी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वहीं जियांग कंपनी से हमारी आगे बढ़ने हमारी कंपनी की ग्रोथ देखी नहीं गई और वो सीक्रेटली चलने लगा था। ऐसे ही एक बार एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने बहुत तैयारी की थी उस प्रोजेक्ट के लिए। जियांग फैमियान ये बात जानता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस मीटिंग में मेरा प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया। जिस पे जियांग फैमियान कहता है, मैंने वो नहीं किया है, मैंने ये बात कितनी बार तुम्हें बताई है। जिस पे चिरन कहता है, मेरे पास सारे सबूत हैं, तुमने ही ये किया था, वरना तुम बताओ, मेरी मेरी प्रोजेक्ट जैसा मैंने बनाया था हूबहू वो प्रोजेक्ट तुमने कैसे बना लिया और तुमने कैसे शो किया। जिस पे जियांग फैंगमियान कहता है, मुझे नहीं पता, पर वो प्रोजेक्ट मैंने हमारे डिपार्टमेंट में जिस इंसान को बनाने के लिए दिया था वो उसने बनाया था, मेरा यकीन करो। जिस पे चिरन कहता है, कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से किसी दूसरे ऑफिस वाले के काम को कॉपी नहीं करेगा या फिर उस पे जासूसी नहीं करेगा, जरूर तुमने उसे कहा होगा। तभी चिरन कहते हैं, तभी फेंगमियान कहता है, अच्छा, और चिरन तुमने क्या किया था? हाँ, तुमने मेरी कंपनी में जलन में आके मिलावट करवाई थी, हमारे वर्कर्स को भड़काने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मेरी कंपनी को कितना लॉस हुआ था। जिस पे चिरन कहता है, मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करता हूँ, तुम ये जानते हो। जिस पे फेंगमियान कहता है, मुझे सबूत तो तुम्हारे खिलाफ ही मिले थे, यहाँ तक कि वर्कर्स के जो लीडर है उसने भी एक्सेप्ट किया था कि तुमने उन्हें पे किया था। जिस पे चिरन गुस्से में कहता है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, हम लोग इतने टाइम से दोस्त थे, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जान पाए? जिस पे फेंगमियान कहता है, क्यों नहीं, तुम भी जियांग्स की ग्रोथ से चलते थे। फिर से वो दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आज पहली बार सभी बच्चों को ये बात पता चली थी कि आखिर ये दोनों कंपनीज
एक दूसरे की राइवल्स क्यों थी। विंग और वांगजी सारी बात को सुनते हैं। तभी विंग और वांगजी एक साथ कहते हैं, डैड प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए। आई थिंक डैड जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी वांगजी भी उन्हें समझाता है और वो दोनों शांति से बैठ जाते हैं। तभी जियांग फेंगमियान कहते हैं, जिरेन मैंने हमेशा तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त माना था, मैं कैसे तुमसे जल सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट को कॉपी नहीं किया था। मुझे वो प्रोजेक्ट मेरे वर्कर ने बना के दिया था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। जिस पे जिरेन कहता है, तुम्हें पता है कि उस वक्त वो प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी था। मैंने दिन रात एक कर दिया था। उस रोज मैं प्रोजेक्ट दिखा नहीं पाया था। मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी, यहाँ तक कि मेरी कंपनी को कितना लॉस भी हुआ था। जिस पे फेंगमियान कहता है, तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। तभी जिरेन कहता है, तो फिर मैंने भी तुम्हारी कंपनी में मिलावट करने की कोशिश नहीं की थी। आई मीन तुम्हारे कंपनी के प्रोडक्ट्स में, और ना ही वर्कर्स को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। जिस पे वांगजी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं डैड कि उस समय कोई ऐसा भी हो जो आप दोनों से सीक्रेटली जलता हो और बिजनेस में अपना नाम करने के लिए आप दोनों के बीच दरार पैदा की गई हो। जिस बात को सुनते ही फेंगमियान और जिरेन अब दोनों हैरानी में आ जाते हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं कि उन दोनों के डाउनफॉल से किसको फायदा हो सकता है। और तभी वो कहते हैं, शू कंपनी, क्योंकि उन दोनों को याद है जब जियांग्स और लैंस दोनों लॉस में गए थे तो उस समय कोई कंपनी सबसे तेजी से ग्रो कर रही थी और वो कंपनी थी सू कंपनी। उसी समय सू कंपनी ने आज टॉप लेवल की ग्रोथ की थी और उनकी कंपनीज भी टॉप कंपनीज में शामिल हो गई थी। तभी विंग और वांगजी कहते हैं, जैसा कि सू फैमिली ने आई मीन सू कंपनी ने इस बार भी मुझे और वांगजी को रोकने की कोशिश की थी। सू कंपनी हमेशा से ही हम दोनों को अपने राइवल्स के रूप में देखती है और डर्टी ट्रिक्स को प्ले करती आई है। हमें इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके बाद वो लोग अपने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं और उन्हें सारी डिटेल्स देते हैं। जिसके बाद वो डिटेक्टिव्स उनसे 2 दिन का टाइम मांगते हैं। वो लोग उस टाइम पे जो भी ऑफिस के स्टाफ्स थे और वर्कर्स थे उन सब से बातें करते हैं, जहाँ पे सारे प्रूफ्स को जमा करते हैं और 2 दिन बाद सबूत फिर से दोनों फैमिलीज के सामने थी, जहाँ दोनों फैमिलीज लैंड होटल में बैठी हुई थी। वहीं डिटेक्टिव्स सारे प्रूफ रख देते हैं, जहाँ वांगजी का डिटेक्टिव और इधर फेंगमियान का डिटेक्टिव था। दोनों ने अपने अपने सारे सबूत को पेश किए थे, जिन सबूत से साफ पता चलता है कि उस समय में सच में फेंगमियान ने कोई धोखा नहीं किया था, बल्कि वो सू कंपनी थी जिसने फेंगमियान के एम्प्लॉय को पैसे दिए थे और ऊपर से उसे वो प्रोजेक्ट भी ऑफर किया था और कहा था कि उसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये रहा प्रोजेक्ट, बस उसे इस प्रोजेक्ट को जाके वहाँ पे दिखा देना है। जहाँ वो वर्कर भी इस बात को राज रखता है और पैसे लेके उस प्रोजेक्ट को दिखा देता है और पूछने पे कह देता है कि उसने ये मेहनत से बनाए हैं। जहाँ वांगजी का डिटेक्टिव भी ये बताता है कि उस समय जब जियांग्स की कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिलावट हुई थी और उनके वर्कर्स स्ट्राइक पे गए थे, तब उस समय भी जो वर्कर्स का हेड था उसे पैसे खिलाए गए थे और उसे ये सब कहने को कहा गया था कि सबके पीछे लेंस का हाथ है। यही नहीं, सू कंपनी अब तक कितने सारे बिजनेस फील्ड में डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रही है, उन सब के सबूत उनके सामने थे। ये देख के फेंगमियान और कुरेन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों ने ये सोचा नहीं था कि सू कंपनी इतना गिर सकती है बिजनेस में आगे जाने के लिए। ऑब्वियसली जियांग्स और लेंस उस समय भी टॉप की कंपनीज थे और ये दोनों जब एक साथ थे तो किसी के लिए भी इनका मुकाबला करना आसान बात तो नहीं थी। ये जानने के बाद तभी वांगजी और विंग कहते हैं, डैड प्लीज अब आप लोग भी
इन राइवलरी को ख़त्म कीजिए। और अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स थे तो आपको एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी, एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए था, ना कि ऐसे किसी के भी बात में आके आप लोगों को एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए थी। जहाँ जिरेन कहता है पर सारे सबूत ही ऐसे थे और हालात ही कि हमें लगा। तभी फेंगमियान कहते हैं मुझे माफ़ कर दो जिरेन। तभी जिरेन भी कहता है मुझे भी माफ़ कर दो फेंगमियान। ये कह के दोनों रोने लगते हैं एक दूसरे को गले लगा के। वहीं वांगजी और विंग भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद फेंगमियान कहता है जिरेन, तो कैसा रहेगा कि हम अपनी इस दोस्ती को जोड़ने के साथ साथ हमारे बच्चे का रिश्ता भी जोड़ दें और रिश्तेदार बन जाए। जिस पे जिरेन कहता है याद है हम कॉलेज में ये बातें कहा करते थे कि अगर हमारे बच्चे हुए तो हम उनकी शादी करवा देंगे। जिस पे फेंगमियान हंसने लगता है और वो लोग वांगजी और विंग के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। इस बात पे वांगजी और विंग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं एक मंथ के बाद इन दोनों की शादी की डेट रखी गई थी। जहाँ सभी शादी की तैयारियों में बिजी थे, वही बिजनेस वर्ल्ड में ये अनाउंस हो गया था कि अब लैंस और जियांग्स एक दूसरे के राइवल्स नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर्स हैं। और इस बात से कुछ बिजनेसमैन थे जो खुश तो नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी कंपनी के लिए रिस्क था, पर थे कुछ थे जो उनके सपोर्ट में भी थे। खैर इससे किसे फर्क पड़ता है। और हाँ, फेंगमियान और चिरन ने तो कंपनी ने जितने काले धंधे किए थे टॉप पे आने के लिए, उनके सारे काले धंधे को मीडिया वाले को दे दिया था। जहां मीडिया ने उन्हें एक्सपोज कर दिया था और शू कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। एक महीने बाद जहां विंग सुबह से नर्वस था ऑब्वियसली क्योंकि आज उसकी शादी थी, विंग तैयार होकर अपने कमरे में बैठा था और इधर उधर चक्कर लगाया जा रहा था। तभी विंग के डोर पे नॉक होती है और वहां उसके सिजे आती है, जिसे देखते ही विंग टाइटली हग कर लेता है और कहता है सिजे अब कहाँ थी, अब कैसी है। जिसपे सिजे कहती है विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जानते हो ना कि मॉडलिंग का काम कैसा है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। पर खैर आज मेरे भाई की शादी है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, मेरा आशियन तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट सुन के वुशियान प्लस करने लगता है। तभी वुशियान कहता है शीजे। खैर तभी यानली कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस आशियन, एक्चुअली डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी के लिए और बेबी के लिए। ये सुन के विंग तो और भी ज्यादा प्लस करने लगता है। वहीं वेडिंग का टाइम हो जाता है जहां वांगजी और विंग एक दूसरे को वाउस देते हैं और रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। जहां सभी काफी खुश थे और ये शादी काफी ग्रैंड की गई थी। जहां सारे बिजनेसमैन आए थे, सभी उन दोनों के यूनियन को देखते हैं। उसके बाद वो लोग फैमिली के साथ डिनर करते हैं। जहां डिनर के बाद वांगजी विंग के साथ सीधे लैंस के होटल में ही जाता है, जहां उन्होंने अपने प्राइवेट स्वीट को बुक किया हुआ था। ये उन्हीं का था जिसे पूरी तरह से वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट किया गया था। वांगजी विंग को लेके कमरे में आता है और कमरे में आते ही दरवाजे को बंद करके उसे दरवाजे पे ही लगा के पिन करता है और उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। वहीं विंग भी अग्रेसिवली वांगजी को किस करता है। किस करते करते ही वो दोनों एक दूसरे को अनड्रेस करने लगते हैं। तभी वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पे पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तभी विंग कहता है लग जाओ, प्लीज जेंटल रहना, तुम जानते हो ना कि हम। तभी वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल जेंटल रहूंगा। उसके बाद वांगजी फिर से विंग को लिप्स को कैप्चर करता है और वो लोग फिर से अपने इंटीमेट सेशंस में बिजी हो जाते हैं और यहीं पे इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लगे प्लीज कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। ओके,
टाटा बाय, टेक केयर।